हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप लोग का स्वागत है महिंद्रास के इस वीडियो सेशन में। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कंप्यूटर सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज जो टॉपिक होगा वो होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इसमें मैं किसी भी तरह की कोई भी प्रोग्रामिंग आपको करना नहीं बताने जा रहा हूँ। मैं ये नहीं बताने जा रहा हूँ कि C++ को हम लोग कैसे, मतलब उसमें प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, कोडिंग कैसे करते हैं। इस लेवल के क्वेश्चंस नहीं पुट अप होते हैं आप लोगों से, ठीक है। आप लोगों से बहुत छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है C++ की अगर बात की जाए तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पैराडिग्म में किस पार्ट में आता है। यानी कि अगर हम लोग टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो ये किसका पार्ट है। PHP की अगर बात की जाए तो ये किसका पार्ट है। जावा की बात की जाए ये किसका पार्ट है, ठीक है। गो की बात की जाए, कोबोल, ये जितनी भी लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं सब की सब आपकी एक तरह से हाई लेवल लैंग्वेजेस। दीज ऑल आर हाई लेवल लैंग्वेजेस। जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर आज के टाइम पे हमारी कौन सी है मालूम है? पाइथन। क्योंकि ये हमारी वर्क करती है किस पे? AI पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। खैर, ये तो हम लोग क्या डिस्कशन अभी आगे कंटिन्यू करते ही रहेंगे। तो भाई अब आगे बढ़ते हैं और बात करना शुरू करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें कि व्हाट इज लैंग्वेज। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा लैंग्वेज होती क्या है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, मैं भी जानता हूं, आप लोग भी जानते हो कि अगर कंप्यूटर सिस्टम की बात की जाए तो कंप्यूटर सिस्टम में कितनी तरह की लैंग्वेजेस होती हैं वो तो खैर एक अलग मुद्दा है। लेकिन अगर हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बात करें तो हमारी एक ग्लोबल लैंग्वेज होती है जिसका नाम है इंग्लिश। इट इज योर ग्लोबल लैंग्वेज। ग्लोबल लैंग्वेज का मतलब यह है कि हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है और सारे देशों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, मतलब कि हिंदुस्तान की या कहा जाए भारत की, ठीक है, या इंडिया की हमारी जो भाषा है वो भाषा क्या है? मातृभाषा जो हमारी है, मदर टंग जिसे कहा जाता है, दैट इज योर हिंदी। अब फ्रेंड्स, मैं इतनी बातें क्यों आप लोगों से कह रहा हूं? क्योंकि मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूं कि इसमें एक टर्म लिखा हुआ सिंटैक्स। आखिरकार ये सिंटैक्स होती क्या चीज है? देखो, चाहे आप इंग्लिश में लिखो चाहे आप हिंदी में लिखो, हर चीज को लिखने का एक तरीका होता है, हर शब्द को लिखने का एक तरीका होता है। जैसे मैं दोनों का एक उदाहरण ले लेता हूं। इंग्लिश में हम लोग लिख लेते हैं हिस्ट्री, मैंने लिखा हिस्ट्री। और हिंदी में इसी को हम लोग लिख लेते हैं इतिहास। जहां तक मैं गलत नहीं हूं, इतिहास बिल्कुल सही शब्द है हिस्ट्री के लिए। तो भाई अगर हम लोग बात करें तो हिस्ट्री लिखने का तरीका क्या है यहाँ पे, अगर आप लोग गौर करें, हिस्ट्री लिखने का तरीका यह है कि पहले H आएगा, फिर I आएगा, फिर S आएगा, फिर T आएगा, फिर O आएगा, फिर R, फिर Y। इसी तरह से इतिहास में E, फिर त के ऊपर छोटे ई की मात्रा, फिर हा के ऊपर बड़े आ की मात्रा, फिर स। इतिहास आपका आया यहाँ पे। मेरा पॉइंट यहां पर केवल इतना है कि हिस्ट्री लिखने का एक तरीका है कि पहले H आएगा, फिर I आएगा, फिर S आएगा, फिर T आएगा। अगर मान लो मैंने यहां पर S पहले कर दिया, T बाद में कर दिया, I बीच में कर दिया, O कर दिया, R कर दिया, Y कर दिया और H स्टार्टिंग में लिख दिया, तो भाई क्या ये हिस्ट्री कहलाएगा? कभी नहीं कहलाएगा। मतलब हिस्ट्री लिखने का एक तरीका है। तो इसी तरह से इतिहास में भी है। इतिहास में भी ती मैंने आगे कर दिया, हा मैंने बीच में कर दिया, सा इधर रख दिया और ई सबसे एंड में ले गया, तो क्या इतिहास कहलाएगा? कभी नहीं कहलाएगा। यानी कि हर भाषा में हर शब्द को लिखने का एक तौर तरीका होता है, ठीक है, तौर तरीका होता है किसी के, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको व्याकरण बोला जाता है और इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रामर, ठीक है। तो मैं यहां पर ये पॉइंट इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि जो मैं टर्म अब बताने जा रहा हूं सिंटैक्स के बारे में, ये आप तभी समझ पाओगे जब आप इस पॉइंट को समझोगे, व्याकरण और ग्रामर के पॉइंट को। ग्रामर अगर प्रॉपर वे में ना लिखी हो तो आपकी वो भाषा गलत मानी जाती है इंग्लिश में। और व्याकरण से मतलब अगर एक तरह से देखा जाए तो हिंदी में भी तभी भाषा सही मानी जाती है जब आप व्याकरण सही ढंग से यूज करते हुए लिखते हो, मतलब यानी कि इस्तेमाल करते हुए आप लोग व्याकरण का लिखते हो, या ग्रामर का प्रॉपर वे में यूज किया जा रहा है और उसको प्रॉपर वे में लिखा जा रहा हो। मतलब वही चीज कि भाई हम लोग एक कॉमन तरीके से बातचीत कर सकें कि चीजें हम लोग जो बोल रहे हैं वो सही हों। जैसे मैं इस वक्त जो हिंदी बोल रहा हूँ, हिंदी की जो भाषा बोल रहा हूँ, वो मैं आपको चीजें अपनी समझा सकूं, कम्युनिकेट कर सकूं प्रॉपर वे में, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज की। कंप्यूटर लैंग्वेज या कंप्यूटर भाषा की अगर बात की जाए
तो इसको यूज करने के लिए भी हमारे पास कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है। बस इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए जब भी हम कोई प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो जो रूल्स एंड रिलेशंस होते हैं वही हमारे कहलाते हैं क्या, सिंटैक्स। दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स, ठीक है। जैसे अगर मान लो अगर मैं ये कहूं कि इंटीजर a कॉमा बी मैंने लिखा यहां पे, ठीक है, तो ये जो इंटीजर में ये है क्या, ये डेटा टाइप है इसमें। लेकिन अगर हम इन सब की पूरी की बात करें तो ये कहा जाएगा सिंटैक्स। दिस इज योर सिंटैक्स। दो वेरिएबल को लिखने का ये एक सिंटैक्स है, ठीक है। तो अब इन शॉर्ट में मेरा यहां पर पॉइंट मोटिव केवल इतना है आपको बताने का, जो उसमें पॉइंट पहला लिखा हुआ है कि कंप्यूटर लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ symbols and rules used in constructing programs called syntax, ठीक है। कंप्यूटर लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो कंप्यूटर लैंग्वेज की जब भी हम लोग बात करते हैं तो उसमें सेट ऑफ सिंबल्स और रूल्स के द्वारा ही हम लोग सिंटैक्स को बना सकते हैं। मतलब प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग सिंटैक्स का इस्तेमाल करते हैं। और सिंटैक्स होता क्या है, वो सेट ऑफ सिंबल्स और रूल्स होते हैं आपके सिंटैक्स। सिंबल्स एंड रूल्स इन द सेंस कि मतलब जैसे अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है इंटीजर, लेकिन इंटीजर का मतलब यहाँ पर क्या बोला गया मालूम है, यहाँ पर इंटीजर का मतलब ये बोला गया कि ये a और b आपकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, तो ये अब सिंटैक्स है एक तरह का। दैट इज योर सिंटैक्स, ठीक है। अच्छा, अब आगे और बात करते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू डेवलप एप्लीकेशन प्रोग्राम। कंप्यूटर लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो कंप्यूटर लैंग्वेज का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, कंप्यूटर लैंग्वेज का इस्तेमाल आपका किया जाता है, कंप्यूटर लैंग्वेज का आपका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। कंप्यूटर लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस, जावा, बेसिक, कोबोल, फॉर्ट्रैन, इन सारी लैंग्वेजेस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी तरह से डेवलप करने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को हम लोग डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं किसका, कंप्यूटर लैंग्वेजेस का। जैसे अगर मान लो आपने अगर एमएस वर्ड बनाया, यानी कि सॉरी एमएस ऑफिस आपने बनाया, तो एमएस ऑफिस किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा ही बनाया गया होगा। अब यहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर सर्टन जो आती है वो आती है बात किसकी, हाई लेवल लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे एग्जांपल्स कई होते हैं, सी प्लस प्लस, जावा, बेसिक, कोबोल, तो बस यही है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन कंप्यूटर। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप कितने तरीके का होता है वो तो बाद की बात है, अभी हम लोग वहां पर भी पहुंचेंगे, उसके क्लासिफिकेशन की भी बात करेंगे। लेकिन पहले कुछ पॉइंट्स जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो समझ लें पहले। तो भाई सबसे पहला पॉइंट क्लियर हुआ, व्हाट इज सिंटैक्स, कि सेट ऑफ सिंबल्स एंड रूल्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग प्रोग्राम्स कॉल्ड सिंटैक्स। सेट ऑफ सिंबल्स और रूल्स होते हैं जिनको प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वही हमारे कहलाते हैं क्या, सिंटैक्स कहलाते हैं। और जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि जितनी भी कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं वो बेसिकली किसी प्रोग्राम या किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए ही इस्तेमाल की जाती हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो होती हैं आपकी, ठीक है। जिसका मैंने एक एग्जांपल भी आपको बताया कि एमएस ऑफिस भी सर्टेन किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा ही बनाई गई होगी। एमएस ऑफिस छोड़ दीजिए, आप ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो विंडोज भी आपकी किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा ही बनाई गई होगी। तो फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज लैंग्वेज हमें क्लियर होता है कि व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज होता क्या है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। अब आता है आपके सामने व्हाट इज एल्गोरिथम। व्हाट इज एल्गोरिथम, अब जरा समझिएगा। स्टेप बाय स्टेप जो डिस्क्रिप्शन होता है प्रोग्राम का, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम, वो आपका एल्गोरिथम कहलाता है। स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन। अब ये स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन क्या चीज होती है, स्टेप बाय स्टेप जो डिस्क्रिप्शन होता है आप लोग का, ये बेसिकली आपके सोल्यूशन की तरफ बढ़ती है चीजें। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, यहां पर तो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल ले लिया गया, मैं बहुत ही छोटा एग्जाम्पल लेता हूं 2 नंबर को ऐड करने का, यानी 2 + 2 का एग्जाम्पल लेता हूं। आंसर क्या आना चाहिए, 4। तो सबसे पहला स्टेप 1 मैंने क्या किया, स्टेप 1 में मैंने एक वेरिएबल, मैंने 2 वेरिएबल ले लिए, a = 12 और b = 12, ठीक। स्टेप 2 में मैंने एक वेरिएबल और लिया c, क्योंकि मुझे दोनों को जोड़ना है, ठीक है। स्टेप 3 में मैंने क्या किया, c = a + b किया, मतलब कहने का है c को मैंने जोड़ दिया, मतलब c में मैंने जोड़ दिया a + b को, मतलब a जो हमारी वैल्यू थी 12 और b जो हमारी वैल्यू थी 12, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। और स्टेप 4 में मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट करा दिया c।
अब इससे क्या होगा, जो सी में रिजल्ट आएगा वो आपका प्रिंट हो जाएगा, और जो आना क्या चाहिए आपका 24 आना चाहिए, 24 आना चाहिए। यानी दो नंबर को ऐड करने का मैंने स्टेप बाय स्टेप आपके सामने एक एल्गोरिथम लिख दी, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन लिख दिया। पहले दो वेरिएबल लिया, ठीक है, उन दोनों में वैल्यू मैंने पुटअप की, पुटअप करते हुए वेरिएबल लिया, उसके बाद फिर मैंने एक वेरिएबल और लिया, और फिर उन दो वेरिएबल्स को मैंने उस वेरिएबल में ऐड करा दिया, और फिर मैंने उस वेरिएबल को प्रिंट करा दिया जिस वेरिएबल में उन दोनों को ऐड कराया था, यानी प्रिंट सी मैंने यहां पर कर दिया। तो फ्रेंड्स, जो मैं आप लोगों से कह रहा था, तो भाई स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन हुआ। स्टेप 1 था दो वेरिएबल, फिर दो के बाद तीसरा वेरिएबल, फिर उसके बाद उन दोनों को जोड़ना, और फिर उस वेरिएबल को प्रिंट करा देना जिस वेरिएबल में वो दोनों ऐड हुए हैं। सो दैट इज योर स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन इज नोन एज एल्गोरिथम। फ्रेंड्स, बात ये होती है कई बार कि स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन होने के बावजूद आदमी कभी कभी चीजों में कंफ्यूज होता है। तो जैसा कि आप जानते हो ह्यूमन टेंडेंसी को, कि ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी होती है कि आप लोग जो स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन करते हो, इसको अगर पिक्टोरियल फॉर्मेट में रखा जाए तो और बेहतर ढंग से चीजें समझ में आती हैं। तो भाई इसके बाद जो हमारा एल्गोरिथम के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो हम लोग कह सकते हैं एक लॉजिकल टूल है, जिसमें हम लोग ग्राफिक्स के फॉर्मेट में चीजों को ज्यादा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं एल्गोरिथम के बाद, वो हमारी कहलाती है क्या, फ्लो चार्ट। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे पुटअप होता है, क्वेश्चन यही पुटअप कर दिया गया पिक्टोरियल फॉर्मेट में। स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन अगर हमें डिफाइन करना है तो हम किस लॉजिकल टूल के थ्रू ये डिफाइन कर सकते हैं, तो यहां पे आंसर क्या आ सकता है, फ्लो चार्ट आ सकता है। फ्लो चार्ट इज द फ्लो चार्ट एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, मतलब यहां पर फ्लो चार्ट जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा इस जगह पे। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको इलैबोरेट करके समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, स्टार्ट और एंड, देखो मैं ये ऐसे भी समझाता नहीं हूं, सिंबल को मैं तब समझाऊंगा जब मैं समझा दूंगा कि कैसे मैं एक प्रोग्राम बना के दिखा दूंगा। देखो मैंने स्टार्ट किया, एक स्टार्ट मैंने किसके थ्रू किया, इस सिंबल के थ्रू, जिसको हम लोग ओवल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दोनों को ऐड किया, मतलब दो सिंबल्स को ऐड करने का जो सिंबल होगा वो होगा एरोस, ठीक है। अच्छा भाई, अब इसके बाद मुझे किसकी जरूरत है, अब मुझे दो नंबर ऐड करना, मतलब इन शॉर्ट में दो नंबर हमें ऐड करने, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या ले लूं, सबसे पहले मैं वेरिएबल, मतलब इन शॉर्ट में सबसे पहले मैं वेरिएबल लूं। तो मैंने यहां पर दो वेरिएबल लिए हैं। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया a, उसमें वैल्यू डाल दी 12, फिर b लिया और उसमें वैल्यू डाल दी 12, दोनों एक ही में ले लिए मैंने। अब फिर वो अलग अलग स्टेप करना पड़ता। अब नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे भाई एक और वेरिएबल लेना है, तो मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूं c। जैसा आप लोग को मालूम है कि भाई इसको हम लोग हटा नहीं, मतलब मैं इसको अलग से ही ले रहा हूं इस जगह पे। अच्छा, फिर मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। अब मुझे प्रोसेस करना है, तो प्रोसेस मुझे क्या करना है, c इज इक्वल्स टू a प्लस बी, c इज इक्वल्स टू a प्लस बी। अब मैंने ये कर दिया। अब मुझे क्या करना है भाई, मुझे प्रिंट कराना है, तो मुझे आउटपुट लेना है। तो फिर से मैंने पैरेललोग्राम बॉक्स जो है उसका इस्तेमाल किया, और वो हमारा क्या है, मैंने इसमें किया प्रिंट सी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो मैं तुम लोग को एक चीज बता दूं, यहां पर ये डिसीजन बॉक्स लेने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन केवल आपको समझाने के लिए मैं यहां पर ले रहा हूं। देखो मैंने क्या किया, मैंने डिसीजन बॉक्स लिया, अगर सब कुछ सही है तो वो एंड हो जाएगा, मतलब यानी कि रिजल्ट अगर हमारा आ गया प्रॉपर वे में, यस रिजल्ट इज देयर, ठीक है, रिजल्ट प्रिंट हो गया, रिजल्ट आ गया, प्रिंट सी करने पे रिजल्ट हमारा प्रॉपर वे में आ गया, तो एंड हो गया प्रोग्राम। और अगर रिजल्ट प्रॉपर वे में नहीं आया, एन हुआ, तो यहां पर फिर दोबारा वो जोड़ना शुरू करेगा उसको, और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक उसको करेक्ट आंसर नहीं मिल जाता। हालांकि ऐसा होगा नहीं, इतना आसान है ये प्रोग्राम कि इसमें गलती होने के चांसेस ना के बराबर है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू हमने ऊपर ही दे दी है 12, तो इसमें दिक्कत होने कोई चांस ही नहीं है। सी इक्वल्स टू a प्लस बी होगा, और फिर वो प्रिंट सी कर देगा आपका, और फिर वो वहीं से उसको लूप बना के वर्कआउट करता रहेगा। तो ये आपका क्या है, दैट इज योर फ्लो चार्ट, ठीक है, जिसमें आपका, आप देखो जैसे क्वेश्चन कैसे पुटअप हुआ, पूछ लिया गया डिसीजन बॉक्स के लिए हम लोग किस तरह के, मतलब डिसीजन के लिए हम लोग किस तरह के बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे नाम क्या हो जाएगा, डायमंड बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। प्रोसेस करने के लिए हम लोग किस तरह के बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे नाम क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर बॉक्स। हम लोग इनपुट आउटपुट के लिए किस तरह के बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे नाम क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम बॉक्स। इसी तरह से एरो को दो सिंबल्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ओवल का इस्तेमाल किया जाता है स्टार्ट करने के लिए और एंड करने के लिए फ्लो चार्ट को। तो फ्रेंड्स,
ये है आपका एल्गोरिथम का ही एक ग्राफिक्स फॉर्मेट। ग्राफिक्स के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें या बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ये कोई ऐसा नहीं कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया तो बस यही एग्जाम्पल हो सकता है, एग्जाम्पल तो कई हो सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है आप पे, क्योंकि मुझे शॉर्ट टाइम में थोड़ी सी चीज एक्सप्लेन करनी थी तो मैंने आप लोगों के सामने ये चीज रखी। तो भाई सबसे पहले क्या आया आपका एल्गोरिथम आया, एल्गोरिथम के बाद फिर क्या आया, फ्लो चार्ट आया। और अब फ्रेंड्स हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और बात करना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। तो भाई ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्लासिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बैंकिंग पेपर में, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे कई बार पुटअप किए जाते हैं। और मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लग रहा है इस चार्ट से आप लोग को बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। इस चार्ट से अगर आप लोग देखें तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट जनरेशन दे रखा है, सेकंड जनरेशन दे रखा है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन आपके दे रखे गए हैं। अब अगर हम लोग बात करें तो कंप्यूटर लैंग्वेज के आपके बेसिक दो क्लासिफिकेशंस हैं। पहला है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज के दो पार्ट हैं, एक है मशीन लेवल लैंग्वेज और एक है आपका क्या, असेंबली लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज आपका किस जनरेशन से स्टार्ट हुआ, थर्ड जनरेशन। देखो अब इस चार्ट में ना बहुत सी चीजें हमारी क्लियर हो गई। सबसे पहले तो हमें यही समझ में आया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता कितने तरह का है। वो बेसिकली दो टाइप का आपका होता है, एक हाई लेवल लैंग्वेज और एक लो लेवल लैंग्वेज। अच्छा, अब जैसा कि किसी ने क्वेश्चन किया कि सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा आया था, तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट जनरेशन वाला जो लैंग्वेज होगा वही सबसे पहला लैंग्वेज होगा। यहाँ पे तुम्हारा सबसे पहला लैंग्वेज कौन सा हो गया, इसमें मशीन लेवल लैंग्वेज हो गया, दैट इज योर मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब वो क्या होता है क्या नहीं होता वो बात की बात है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब किसी ने अगर क्वेश्चन किया सेकंड जनरेशन में हमारी कौन सी लैंग्वेज आई थी, तो भाई असेंबली लेवल लैंग्वेज आई थी। मशीन लेवल लैंग्वेज के बाद हमारी कौन सी लैंग्वेज आई थी, असेंबली लेवल लैंग्वेज आई थी। अच्छा, हमारी हाई लेवल लैंग्वेज कब से स्टार्ट हुई, किस जनरेशन से स्टार्ट हुई, थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हुई। आज के टाइम पे करंट सिनेरियो में हमारी कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क कर रहा है, तो वो हाई लेवल लैंग्वेज हमारा वर्क कर रहा है। इन शॉर्ट में इस चार्ट से काफी हद तक हमें अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल गए, और जो नहीं मिले हैं उसको हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई देखिए, सबसे पहली चीज, कंप्यूटर केवल और केवल समझता है मशीन लेवल लैंग्वेज, वो और कुछ नहीं जानता, वो केवल जानता है मशीन लेवल लैंग्वेज। और मशीन लेवल लैंग्वेज होती किस फॉर्मेट में, वो होती है 0-1 के फॉर्मेट में। ठीक है, 1010101000001111 इसके फॉर्मेट में होती है। अब प्रॉब्लम क्या थी, आखिरकार हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज ही इस्तेमाल करते, हमें क्या जरूरत थी असेंबली लेवल लैंग्वेज बनाने की, या क्या जरूरत थी हाई लेवल लैंग्वेज बनाने की, इसको समझते हैं। देखिए, मशीन लेवल लैंग्वेज में जो भी काम होता था वो 0-1 के कॉम्बिनेशन में होता था, क्योंकि कंप्यूटर हम लोग का नहीं जानता कोई और लैंग्वेज। ठीक है, वो जानता है केवल मशीन लेवल लैंग्वेज, यानी कि 0-1 का कॉम्बिनेशन, और कुछ नहीं जानता। आप अगर ए भी लिखोगे तो वो ए नहीं समझता, वो 0-1 का कॉम्बिनेशन ही समझता है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले क्लास में बता चुका हूं आपको। अच्छा, अब इसमें मैं पॉइंट वाली बात पे सीधे आता हूं। जैसे अगर मान लो हमें 2 नंबर ऐड भी करना हो, तो हमें पहले नंबर का बाइनरी पता होना चाहिए, दूसरे नंबर का बाइनरी पता होना चाहिए, दोनों को ऐड करने के ऑपरेटर का बाइनरी पता होना चाहिए, और जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसको भी हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि हम कर नहीं सकते थे, ये सब कुछ पॉसिबल था। देखो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, मैं एग्जैक्टली बना नहीं रहा हूं उस चीज को, ना बना रहा हूं ना दिखा रहा हूं, मैं केवल एग्जाम्पल बता रहा हूं। ठीक है, मतलब यानी कि ये जितनी भी चीजें जो मैंने आपको बताई ना कि सबका बाइनरी हम लोग बिल्कुल निकाल सकते थे, सब कुछ प्रॉपर वे में कर सकते थे, लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग था। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग एक ऐसी लैंग्वेज बनाएं जो हमारे लिए थोड़ी सी आसान हो, और हम कंप्यूटर को, और हम जो कंप्यूटर हमारा कंप्यूटर सिस्टम है जो कि केवल मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है, उसको हम कन्वर्ट करने के लिए, मतलब यानी इन शॉर्ट में एक कन्वर्टर दे देंगे उस लैंग्वेज के लिए। हमें क्या जरूरी है कि हम मशीन लेवल लैंग्वेज पे ही क्या जरूरी कि मशीन लेवल लैंग्वेज पे ही वर्क करें। तो इस तरह से आपकी सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज आई, जो कि आपकी कौन सी थी, असेंबली लेवल लैंग्वेज। और इसमें जो इस्तेमाल किया गया असेंबली लेवल लैंग्वेज में, वो इस्तेमाल किया गया आपके निमोनिक कोड्स। क्या इस्तेमाल किए गए, निमोनिक कोड्स। अब इन निमोनिक कोड्स में क्या था, इन निमोनिक कोड्स में आपका जो वर्क किया गया था
वो आपके सिंबॉलिक कोड्स और सिंबॉलिक एड्रेसेस के थ्रू वर्क किया गया था। सिंबॉलिक कोड्स का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे एडिशन के लिए एड, सब्सट्रैक्शन के लिए SUB, मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL, मूव के लिए MOV, ठीक है। सिंबॉलिक एड्रेसेस जैसे 0001, 0002, 0003, 0004, मतलब ये इस तरह के आपके टर्म्स इस्तेमाल किए गए और ये टर्म्स आपके कहलाते हैं क्या, निमोनिक कोड्स। सिंबॉलिक कोड्स और सिंबॉलिक एड्रेसेस, दीज ऑल आर नोन एज निमोनिक कोड्स। ये थे आपके असेंबली लेवल लैंग्वेज, जो कि माइक्रो प्रोसेसर लैंग्वेज भी कहलाते थे। क्योंकि हम लोग अगर आप में से कोई बीटेक किसी ने किया हो या कोई इस लेवल पे पढ़ाई किसी ने की हो BCA लेवल पे, तो एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। उसमें एक प्रैक्टिकल कराया जाता है एक मशीन पे। वो मशीन जो आर्किटेक्चर होता है वो 8084 और 8085 वाली मशीन होती है हमारी, जिसमें हम लोग माइक्रो प्रोसेसर पे हम लोग वर्कआउट करते। तो उस पे हम लोग असेंबली लेवल लैंग्वेज पे ही प्रैक्टिकल किया करते थे। तो वो जो प्रैक्टिकल हम लोग करते थे असल में वही लैंग्वेज है आपकी असेंबली लेवल लैंग्वेज, दैट इज योर असेंबली लेवल लैंग्वेज। और वही हमारे सिंबॉलिक कोड्स और सिंबॉलिक एड्रेसेस हैं जिनको हम लोग निमोनिक कोड्स बोलते हैं। इन दोनों लैंग्वेजेस ने हमारा मतलब जो असेंबली लेवल लैंग्वेज है इसने हमारा प्रॉब्लम हल की, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इन दोनों लैंग्वेजेस में थी। इन दोनों ही लैंग्वेजेस में अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम थी मशीनी निर्भर होने की। मशीनी निर्भर भाषाएं थी ये, मतलब कि इंग्लिश में बोलें तो हम कह सकते हैं मशीन डिपेंडेंट भाषा, डिपेंडेंट लैंग्वेज। मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज का मतलब यहां पर यह है, मैं इसको एग्जांपल के तौर पे तुम लोगों को समझा दूं। पहले तो भैया देखो, जैसे अगर मान लो तुमने एक आर्किटेक्चर ए बनाया, ठीक है, मशीन ए बनाया, ए आर्किटेक्चर का आपने एक मशीन बनाई, और एक आपने बनाई बी आर्किटेक्चर की मशीन, ठीक है। ए आर्किटेक्चर पे आपने कोडिंग की 1, ठीक है, और बी आर्किटेक्चर क्या कहते हैं, ए आर्किटेक्चर पे आपने कोडिंग की 1, लेकिन ये जो 1 कोडिंग आपने की ना, ये 1 कोडिंग आप बी आर्किटेक्चर पे नहीं चला सकते। बी आर्किटेक्चर पे आप ये नहीं चला सकते। आप ए आर्किटेक्चर पे तो ये 1 कोडिंग चला ले जाएंगे, ठीक है, हर ए आर्किटेक्चर पे ये चल जाएगा, मतलब उस जैसी किसी भी आर्किटेक्चर पे ये कोडिंग आपकी चल जाएगी, लेकिन बी आर्किटेक्चर पे ये कोडिंग आपकी नहीं चलेगी। इसके लिए आपको 2 कोडिंग करनी ही पड़ेगी, यानी कि आपको हर आर्किटेक्चर के लिए एक अलग अलग कोडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। एक ही कोडिंग वर्क नहीं कर सकती हर एक आर्किटेक्चर पे। दैट इज योर मशीन डिपेंडेंट प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम से ऑलरेडी मशीन लेवल लैंग्वेज तो जूझ ही रहा था, उसके साथ साथ जब असेंबली लेवल लैंग्वेज बनाई गई तो भी इस प्रॉब्लम का निवारण हमें नहीं मिला मशीन डिपेंडेंट का। फिर हमारे सामने आई हाई लेवल लैंग्वेज, फिर हमारे सामने क्या आया, हाई लेवल लैंग्वेज आई, और इसने हमारे सबसे बड़े जो प्रॉब्लम थी मशीन डिपेंडेंट की, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया। और ये थी हमारी पहली मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, जिसे हम लोग मशीनी निर्भर भाषा भी कहते हैं। दैट इज ऑल्सो नोन एज मशीनी निर्भर भाषा। यह आपकी मशीनी निर्भर भाषा भी कहलाई। इट इज ऑल्सो नोन एज मशीनी निर्भर भाषा, यानी कि मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज को ही हम लोगों ने बोला मशीनी निर्भर भाषा, ठीक है। और ये किस जनरेशन से स्टार्ट हुई आपकी, ये स्टार्ट हुई आपकी 3rd जनरेशन से। 3rd जनरेशन, फिर 4th जनरेशन में भी यही चली आपकी, फिर 5th जनरेशन में भी यही चली आपकी, ठीक है। यानी कि आज तक हमारी जो लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है वो हमारी कौन सी इस्तेमाल हो रही है, हाई लेवल लैंग्वेज। और यही एकमात्र कारण नहीं था हाई लेवल लैंग्वेज के मतलब आज तक इस्तेमाल होने का। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि ये हमारी भाषा में थी, मतलब कि हमारी ग्लोबल लैंग्वेज में थी, दैट इज इंग्लिश। मतलब कोई भी कोडिंग बड़ी आराम से आप लोग कर सकते थे इसमें, अपनी ही भाषा में हमारी कोडिंग डायरेक्ट वे में होती थी। और बट ऑब्वियस ही बात है, मैंने आपको पहले ही बताया, पहला जब मैंने स्टार्टिंग की था इस क्लासिफिकेशन का, तभी मैंने आप लोग को एक चीज क्लियर की थी कि जो भी भाषा हमारी बनाई गई मशीन लेवल लैंग्वेज के अलावा, उन सबको
हमें ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर केवल और केवल समझता है कौन सी भाषा? मशीन लेवल लैंग्वेज ही समझता है कंप्यूटर। कंप्यूटर और कुछ भी नहीं जानता है, यह हमेशा ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर कुछ नहीं जानता, वो केवल और केवल मशीनी भाषा ही जानता है, यानी वही 0-1 का कॉम्बिनेशन। बाकी सबके लिए उसे किसकी जरूरत है? ट्रांसलेटर की जरूरत है, जितने भी लैंग्वेजेस और हैं। लैंग्वेजेस कोई बहुत ज्यादा नहीं है, असेंबली लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज है। तो हम लोग अभी ट्रांसलेटर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, और वो हम लोग इसी में आगे बढ़ के थोड़ा सा डिस्कशन आगे कंटिन्यू करते हुए डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, वो जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे और डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो भाई सबसे पहले क्या है, लो लेवल लैंग्वेजेस में मशीन डिपेंडेंट भाषा ये तो थी ही, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज दोनों की दोनों हमारी मशीन डिपेंडेंट थी, ये ठीक है। और एग्जांपल्स हमारे, एग्जांपल या टाइप बोल लीजिए, टाइप बोल लीजिए या एग्जांपल बोल लीजिए। तो लो लेवल लैंग्वेज में दो तरह के टाइप थे आपके, मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो ऐसी कोई खास चीज नहीं लिखी हुई है यहाँ पे। शुड हैव हार्डवेयर नॉलेज टू राइट अ प्रोग्राम, मतलब इन शॉर्ट में आपको हार्डवेयर की नॉलेज होगी तभी आप इस जगह पे प्रोग्रामिंग प्रॉपर वे में कर पाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसकी नॉलेज बहुत स्पेसिफिक नॉलेज हो, मतलब पर्टिकुलर जिस स्ट्रक्चर के लिए या जिस आर्किटेक्चर के लिए आप काम कर रहे हो उसकी नॉलेज प्रॉपर वे में होनी चाहिए। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मशीन लैंग्वेज, तो फ्रेंड्स इसमें कुछ नया नहीं लिखा हुआ है, इसमें वही चीजें लिखी हुई हैं जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो हम लोगों ने चार्ट डिस्कशन जिसपे किया था, चार्ट जिसपे डिस्कस किया था, एग्जैक्टली वही पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन तो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। भाई सबसे पहली चीज तो मशीन लेवल लैंग्वेज हमारी पहली फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज है, ये तो हर कोई जानता है। ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो मशीन लेवल लैंग्वेज है वो हमारी किस पे वर्क करती थी? 0-1 के कॉम्बिनेशन पे वर्क करती थी, यानी ये हमारा कंसिस्ट करती थी क्या? वंस एंड जीरोस। अच्छा आप लोग को ये मालूम होगा कि 0 जो होता है वो हमारा ऑफ स्टेट होता है, और 1 जो हमारा होता है वो हमारा ऑन स्टेट होता है, ठीक है। 0 इज ऑफ एंड 1 इज ऑन। नो ट्रांसलेटर इज यूज्ड, बट ऑब्वियस सी बात है भाई कि अगर हमारा मशीन लेवल लैंग्वेज हमारी एकमात्र ऐसी भाषा है जो कंप्यूटर समझती है, तो हमें इसमें ट्रांसलेटर की जरूरत ही नहीं है, इसमें हमें ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। हाँ, बाकी आगे जो लैंग्वेजेस बनी उसके लिए हमें ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ी। डिफिकल्ट टू राइट एंड मॉडिफाई क्यों होता है, ये मैंने आपको अभी बताया कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। इसको राइट और मॉडिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल था, नामुमकिन नहीं था, मुश्किल ही है चीजें, क्योंकि ये सब चीजें इंसानों ने ही बनाई हैं, तो सब चीजें मुश्किल हैं। मतलब ऐसा नहीं कि नामुमकिन है, कुछ भी नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अच्छा भाई, मशीन डिपेंडेंट क्या होती है ये मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर ही दिया कि मशीन डिपेंडेंट आप लोग की प्रॉब्लम, एक तरह की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम क्या होती है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोग को। चलिए भाई नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। असेंबली लेवल लैंग्वेज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको हम लोग निमोनिक कोड्स बोला करते थे। निमोनिक आर यूज्ड टू राइट कोड्स, निमोनिक्स का इस्तेमाल किया था, निमोनिक कोड्स का इस्तेमाल किया था। निमोनिक कोड्स मैंने आपको बताया, जैसे सिंबॉलिक कोड्स और सिंबॉलिक एड्रेसेस को ही हम लोग निमोनिक कोड्स बोलते हैं, ठीक है। सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज थी, बट ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर लिखा हुआ है, इसके बारे में यहां पर नोट किया गया है, लेकिन फ्रेंड्स इसको मैं अभी नहीं डिस्कस करूंगा, इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा जब मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगा ट्रांसलेटर के बारे में, तब मैं उसमें और प्रॉपर वे में थोड़ा सा इनहांस करके चीजों के बारे में आप लोग को और बताऊंगा इसमें। तो ये असेंबलर जो था वो बेसिकली कन्वर्ट करता था, मतलब अगर देखा जाए तो असेंबलर जो बेसिकली कन्वर्ट करता था वो कन्वर्ट करता था असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। तो असेंबलर कन्वर्ट्स प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। प्रोग्राम का मतलब यहां पर ये है, यहां पर प्रोग्राम का मतलब यहां पर है असेंबली लैंग्वेज की बात हो रही है। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते थे असेंबलर का, ठीक है। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं भाई, मशीन डिपेंडेंट, ये भी एक मशीन डिपेंडेंट भाषा थी। जो एक तरह से बोला जाए जिसने सब कुछ चेंज कर दिया वो भाषा ये थी, हाई लेवल लैंग्वेज। इसने सब कुछ चेंज कर दिया, काफी बेहतर कर दी सारी चीजें, तो वो ये लैंग्वेज थी हमारी, दैट इज योर हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का जो सबसे पहला पार्ट आपके सामने आया वो आपका पहला पार्ट क्या आया? मशीन इंडिपेंडेंट भाषा, जिसको हम लोग अगर बोलें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये आपकी कहलाई मशीनी निर्भर भाषा, दैट इज कॉल्ड मशीनी निर्भर भाषा। ये आपकी मशीनी निर्भर भाषा कहलाई, दैट इज कॉल्ड मशीनी निर्भर भाषा। मशीनी निर्भर भाषा का मतलब क्या है यहाँ पे? मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। मशीन इंडिपेंडेंट मतलब कि इसमें जैसे मैंने आपको बताया था ना कि भाई मशीन डिपेंडेंट में क्या होता था,
बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि जो स्ट्रक्चर सॉरी आर्किटेक्चर जो ए है, इसमें अगर कोई कोडिंग की गई तो वो ए आर्किटेक्चर पे ही चल पाएगी। दैट इज मशीन डिपेंडेंट। मशीन इंडिपेंडेंट में क्या था कि आप ए आर्किटेक्चर पे आपने कोई कोडिंग की, चाहे बी आर्किटेक्चर पे आपने कोई कोडिंग की, ये आप फिर आप चाहे सी आर्किटेक्चर बनाओ, डी बनाओ, ई बनाओ, एफ बनाओ, जी बनाओ, एच बनाओ, कोई भी आर्किटेक्चर बनाओ, सब पे वो कोडिंग आपकी रन करेगी। ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक पे रन ना कर पाए, सब पे वो कोडिंग चलेगी आपकी। ठीक है, मतलब किसी भी तरह के आर्किटेक्चर, किसी भी तरह के सिस्टम के आर्किटेक्चर पे वो रन करेगी आपकी। और यही चीज आपकी कहलाई मशीन इंडिपेंडेंट भाषा, मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, जिसे हम लोगों ने बोला मशीनी निर्भर भाषा। ठीक है, और जैसा भाई ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको एक बात और बताई थी कि ये हमारी इंग्लिश की भाषा में आ गई, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको राइट और मॉडिफाई करना काफी हद तक आसान हो गया। बस इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको हम लोग सिंटैक्स बोलते हैं, वो सिंटैक्स आपको प्रॉपर वे में पता होने चाहिए, प्रॉपर वे में उसका यूज होना चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर वो गड़बड़ होती है तो भाई फिर उसमें भी फिर बग्स आते हैं। ठीक है, बग कितने तरह का होता है वो भी हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि आपने राइट एंड मॉडिफाई अगर प्रॉपर वे में किया तो प्रोडक्टिविटी अपने आप हाई हो जाएगी। ठीक है, कम से कम टाइम लगेगा, कंज्यूम लेस टाइम टू राइट अ प्रोग्राम्स। ठीक है, और 5th जनरेशन की है लैंग्वेज थी ही। बस इसमें एक पॉइंट और जुड़ा जो हमारा कहलाए यूजर फ्रेंडली फैसिलिटीज। मतलब कहने का ये, बट ऑब्वियस सी बात है कोई भी चीज में, कोई भी लैंग्वेज में जब इतनी खूबियां होंगी तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो ऑब्वियस सी बात हो जाएगी कि ये हमारी यूजर फ्रेंडली तो होगी। मतलब कि हमारी मदद के लिए एक तरह से बहुत बेहतर लैंग्वेज थी ये, जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज थी और जिसका इस्तेमाल हम लोग आज तक कर रहे हैं। इसीलिए इसको हम लोगों ने बोला यूजर फ्रेंडली, इसको हम लोगों ने यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज भी बोला, जो कि बिल्कुल सही था आपका। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अब भाई हाई लेवल लैंग्वेज की कुछ सर्टेन एग्जांपल्स हैं आपके, तो वो जरा हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपके सामने आ रहा है, देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ पैराडिग्म्स हैं। ठीक है, ये जो हैं इनकी अगर बात की जाए तो इसमें प्रोसीजरल लैंग्वेजेस आती हैं, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस आती हैं, ऑब्जेक्ट मतलब ऊप का जो कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का भी कॉन्सेप्ट इसमें आता है। तो अब सबके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे, बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना है कि बहुत ज्यादा डिस्कस करना हो। जैसे प्रोसीजरल की अगर बात की जाए तो एक प्रोसीजर पे ही ये वर्क करता है, मतलब इसमें कोई ना कोई एक प्रोसीजर बना के ही, कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर बना के ही उसमें वर्क किया जाएगा। जैसे अगर मतलब इन शॉर्ट में मैं अगर आपको बताऊं, जैसे वाइड मेन अगर लिया गया तो इसके अंदर एक बेसिक स्ट्रक्चर रखा जाएगा, उसी स्ट्रक्चर के अंदर इसको डिफाइन किया जाएगा, एक तरह से प्रोसीजर के थ्रू इसको वर्कआउट कराया जाएगा। तो ऐसी जो लैंग्वेजेस थी वो हमारी लैंग्वेजेस फॉर्ट्रैन है, एल्गोल है, कोबोल है, बेसिक है, पास्कल है, सी है। एक चीज मैं आपको और बताऊं, ये मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं, इतना ज्यादा कभी पूछा नहीं जाता है एग्जामिनेशन में। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो आपसे क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन ये आता है कि भैया फॉर्ट्रैन का अगर पूछा गया तो फुल फॉर्म बता दो, तो फॉर्ट्रैन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, इसके इन्वेंटर कौन थे? जॉन बैकस थे। ठीक है, आईबीएम ने इसको बनाया था 1950 में। देखो ईयर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन चीज इंपॉर्टेंट है वो केवल और केवल फुल फॉर्म है। एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बेसिक की अगर बात की जाए तो बेसिक का जो फुल फॉर्म था दैट इज योर बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड्स। ठीक है, जिसको बनाने वाले थे जॉन कैमनी एंड थॉमस यूजीन कर्ट्स। ठीक, 1964 में बनाया था। पैस्कल की अगर बात की जाए तो इसको बनाने वाले थे निकोलस वर्थ। और सी लैंग्वेज, ओ माय गॉड, सी लैंग्वेज तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर जिस किसी ने भी थोड़ी सी भी प्रोग्रामिंग सीखी होगी, सी लैंग्वेज के बारे में अच्छी तरीके से जानता है। जो बेल लैब्स में बना था, डेनिस रिची जी ने इसको बनाया था। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ऊप। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ऊप का, हम लोग उस पर अभी डिस्कशन करते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट्स के बिहाफ पे आपका वर्कआउट करता है। ठीक है, जिसमें अलग अलग एग्जांपल्स आपके आए, जैसे स्मॉल टॉक आया, अडा आया, C++ आया, जावा आया, C# आया। अब देखो इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कम पुटअप होते हैं, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे पूछ लिया गया C++ और जावा ये किस तरह के लैंग्वेज पैराडिग्म्स में, मतलब लैंग्वेज पैराडिग्म्स में आएगा। ठीक है, इस तरह से कई बार क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। ठीक है,
तो फ्रेंड्स चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं पहले तो आप लोग को जो मैं बार बार गलत बोल दे रहा हूँ उसको पहले मैं सही कर दे रहा हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पैराडाइम है ये, दैट इज योर पैराडाइम। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चंस जैसे मैंने भी आपको बताया, कई तरह के क्वेश्चंस आप लोग के पुटअप होते हैं जिसमें ये पूछ लिया जाता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो लैंग्वेज का पैराडाइम आपका होता है उसमें किस तरह के एग्जांपल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अगर बात की जाए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पैराडाइम की अगर बात की जाए तो उसमें किस तरह के एग्जांपल्स की हम लोग बात कर सकते हैं। तो एग्जांपल सर्टेंस इतने ही हैं, इस लिस्ट में सफिशिएंट है, इससे ज्यादा नॉर्मली क्वेश्चंस नहीं पुटअप होता है। लेकिन जो मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं ये नॉर्मली पूछा नहीं जाता है, लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक इंपॉर्टेंट पार्ट है तो आप लोग को ये जानकारी होना जरूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं जिसके बिहाफ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपका वर्क करता है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए ऊप सबसे पहला ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपका आता है क्लास, क्लास के बाद इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन के बाद पॉलीमॉर्फिज्म, जस्ट अ मिनट, इनकैप्सुलेशन के बाद क्या आया आपका, पॉलीमॉर्फिज्म आया, पॉलीमॉर्फिज्म। फिर आपका आता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन। और फिर आपका आता है इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। तो फ्रेंड्स ये बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं ऊप्स में, यानी कि ऊप में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पैराडाइम में। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे कुछ और भी पैराडाइम्स हैं, लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पैराडाइम्स हैं, तो उनकी भी डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ और में बस एक और मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हम लोग नहीं ले सकते इस पे। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, जैसा कि नाम ही बता रहा है नॉन प्रोसीजरल। अभी इससे पहले मैंने आप लोगों को प्रोसीजरल बताया था, उसमें एक तरह से अगर बोला जाए तो एक प्रोसीजर के फॉर्मेट में ही वर्कआउट होता है। मतलब कुछ फंक्शंस के अंदर, कुछ फंक्शंस के बाहर, मतलब अगर कुछ भी वर्क होगा तो एक प्रोसीजर फॉलो करते होगा। इसमें किसी तरह का कोई प्रोसीजर ऐसा सर्टेन फॉलो नहीं होता। इसमें जो सिंटैक्स होते हैं बस उनको प्रॉपर वे में लिखना होता है और उसके थ्रू हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि HTML में हम लोग टैग्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसका स्टार्टिंग की अगर बात की जाए तो जैसे बहुत से लोगों ने HTML पे कोडिंग की होगी, बहुत कॉमन सी कोडिंग होती है इसकी। ये कुछ इस तरह से आप लोग का HTML वर्कआउट करता है। मतलब स्टार्टिंग ये आपका टैग होता है और ये हमारा एंड अप टैग होता है। ठीक है, अब इस तरह से कई चीजें हैं इसमें। अगर हम फिर अब बात करने पे आ जाएं तो भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, टॉपिक तो बहुत दूर की बात है, एक सब्जेक्ट है अलग से हमारा। खैर, तो ये आपका एक बात की मैंने आप लोगों को बताई नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, प्रोसीजरल लैंग्वेजेस, फिर आया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फिर आया नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। और अब हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं उसको काफी देर से हम लोग वेट कर रहे थे और इस डिस्कशन को अब हमें आगे कंटिन्यू करना होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि ये डिस्कशन है आपका ट्रांसलेटर का। अब फ्रेंड्स जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि कंप्यूटर केवल और केवल समझता है मशीन लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर क्या समझता है, केवल और केवल मशीन लेवल लैंग्वेज ही जानता है, वो और कुछ जानता ही नहीं है। आप अगर ये कहोगे किसी और भाषा पे वो वर्क कर सकता है, नहीं। और सारी भाषाओं के लिए उसको किसमें कन्वर्ट करना है, मतलब उसको किसकी जरूरत है, ट्रांसलेटर की जरूरत है। अब यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, ट्रांसलेटर इज यूज्ड टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। ट्रांसलेटर इज यूज्ड टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये सोर्स कोड क्या चीज है, सोर्स कोड आपका वो कोड है
जिसके थ्रू एक यूजर कोडिंग करता है। मतलब कहने का ये है, यूजर इन द सेंस मतलब जो डेवलपर होगा, ऑब्वियस सी बात है, जिसको कोडिंग करनी आएगी वही कोडिंग कर पाएगा। तो जब भी सोर्स कोड आपका वो कोड होता है जो पर्टिकुलरली किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कोड ही सोर्स कोड होता है आपका, ठीक है। यानी कि कोई भी लैंग्वेज आप उठा लीजिए। अब लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो हम लोग असेंबलर के भी कोडिंग की, सॉरी असेंबली की भी हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे, इंटरप्रेटर यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज की भी बात कर सकते हैं, और कंपाइलर मतलब हाई लेवल लैंग्वेज की कोडिंग की भी बात कर सकते हैं। तो सोर्स कोड आपका वो कोड होता है जिसमें एक डेवलपर कोडिंग करता है, सॉरी यूजर ना लिखे हम लोग यहाँ पर, यूजर की जगह, यूजर मैंने एक अलग टर्म में समझ के लिख दिया था, यूजर की जगह अगर आप लोग यहाँ पे डेवलपर लिख दें तो ज्यादा बेटर रहेगा, डेवलपर, ठीक है। तो डेवलपर जो कोडिंग करता है, जिसके द्वारा मतलब जो कोडिंग करता है डेवलपर, वही आपका सोर्स कोड कहलाता है। कोडिंग जो होती है डेवलपर के द्वारा वही सोर्स कोड होती है, और यही ट्रांसलेट होके ऑब्जेक्ट कोड मतलब कि मशीन कोड में कन्वर्ट होता है ये आपका, ठीक है। सोर्स कोड से ये आपका कन्वर्ट होता है किसमें, मशीन कोड में। सोर्स कोड मतलब क्या, वो कोड जिसको डेवलपर डेवलप करता है, मतलब डेवलप, इन शॉर्ट में मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। लाइनेक्स की अगर बात की जाए तो लाइनेक्स क्या करता है, लाइनेक्स को भी बनाने के लिए कोई ना कोई कोडिंग की गई होगी ना, तो बस वही कोडिंग जो होती है वो आपकी सोर्स कोड कहलाती है, दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड। और वही सोर्स कोड जब ट्रांसलेट किया जाता है, जब कन्वर्ट किया जाता है, तो वो आपका ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट कोड असल में मशीन कोड्स होते हैं आप लोग के, ठीक है। तो ट्रांसलेटर इज यूज्ड टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस तरह के प्रोग्राम्स का, दैट इज योर ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर्स बेसिकली आपके 3 टाइप के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स आर देयर इन दिस एरिया। हम लोग अगर इसकी बात करें तो 3 तरह के होते हैं, एक होता है असेंबलर, एक होता है इंटरप्रेटर, और एक होता है कंपाइलर। इन तीनों ही चीजों को मैं यहीं पर आपको डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन थोड़ा सा अलग अलग तरीके से। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे असेंबलर के बारे में। देखो असेंबलर का काम क्या होता है, असेंबली लेवल लैंग्वेज को, भाई देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मशीन कोड के बाद सबसे पहली जो हमारी लैंग्वेज आई वो हमारी असेंबली लेवल लैंग्वेज आई। तो बट ऑब्वियस सी बात है, इसको भी हमें कन्वर्ट करना था मशीन कोड में, तो एक हमने सिंपल सा एक ट्रांसलेटर बना दिया जिसने काम क्या किया, असेंबली लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर दिया किसमें, मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया। ये आपका काम किसके थ्रू हुआ, ये काम आपका हुआ एक ट्रांसलेटर के थ्रू, दैट इज कॉल्ड असेंबलर, वो आपका असेंबलर कहलाया। अब आता है इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इंटरप्रेटर की अगर बात की जाए तो इंटरप्रेटर का काम क्या होता है, इंटरप्रेटर आपका हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड या मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और कंपाइलर भी सेम काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड या मशीन लेवल लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करता है। अब देखो भाई यहां पर तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन क्या हो गया कि भाई जब दोनों सेम काम करते हैं तो हमें 2 ट्रांसलेटर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। अब सुनिएगा ध्यान से, देखिए ये इसका एक स्पेसिफिक पॉइंट है, मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरप्रेटर की अगर बात की जाए तो ये आपका कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, कैसे कन्वर्ट करता है, लाइन बाय लाइन ये आपका कन्वर्ट करता है, लाइन बाय लाइन, ठीक है। और जो कंपाइलर है ये आपका पूरा पूरा प्रोग्राम यानी होल प्रोग्राम आपका कन्वर्ट कर देता है किसमें, मशीन कोड या मशीन लेवल लैंग्वेज में। यानी कि इंटरप्रेटर काम वही करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड या मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर भी सेम काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड या मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन बस दोनों के बीच में अंतर केवल इतना होता है कि जो इंटरप्रेटर होता है वो आपका कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन, और जो आपका कंपाइलर होता है वो पूरा का पूरा प्रोग्राम यानी होल प्रोग्राम कन्वर्ट कर देता है आपका किसमें, मशीन कोड या मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो भाई असेंबलर का काम हुआ असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का, इंटरप्रेटर का काम हुआ हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड या मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का, कंपाइलर का काम हुआ हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड या मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का। तो जो आपका इंटरप्रेटर होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड या मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है वो लाइन बाय लाइन करता है, और कंपाइलर का जो काम होता है वो काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड या मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। वो आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम एक साथ कन्वर्ट कर देता है आपका मशीन लेवल लैंग्वेज में या मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। दैट इज कॉल्ड असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। ये आपके कहलाते हैं असेंबलर, इंटरप्रेटर और
कंपाइलर। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, इन तीनों के बारे में डिस्कशन हो चुका है। तो बस अब उसी के बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट देख लेते हैं। भाई सबसे पहला असेंबलर है। असेंबलर तो बहुत ही आसान है भाई। असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में या मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हम किसके थ्रू करते हैं? असेंबलर के थ्रू। इसमें बस एक पॉइंट याद रखिएगा, निमोनिक कोड्स। निमोनिक कोड्स को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किस तरह के ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करते हैं? दैट इज कॉल्ड असेंबलर। निमोनिक्स जरूर ध्यान रखना, ठीक है? निमोनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है असेंबली लेवल लैंग्वेज के लिए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका आता है, इट इज अ ट्रांसलेटर दैट गोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन एवरी टाइम द प्रोग्राम इज रन। वही पॉइंट है, लाइन बाय लाइन का पॉइंट है यहाँ पे। इट कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड लाइन बाय लाइन। मतलब इन शॉर्ट में कहने का मतलब वही है जो मैंने आप लोगों को बताया। इंटरप्रेटर का बेसिकली काम यही होता है, हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। बस ये लाइन बाय लाइन आपका एग्जीक्यूट करता है, लाइन बाय लाइन आपका ये रन करता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें भी वही चीज देखिए, वही पॉइंट आपका आ रहा है, होल प्रोग्राम का पॉइंट आ रहा है, वही जो मैंने बताया वही सब चीजें हैं, इस पे कुछ अलग नहीं है। तो इट इज अ ट्रांसलेटर ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, कन्वर्ट्स अ होल प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज एट वंस। एक ही बार में आपका कन्वर्ट कर देता है। दैट इज द वर्क ऑफ द कंपाइलर, ठीक है? तो बेसिक तीन तरह के, असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। अब फ्रेंड्स देखिए, जब भी हम लोग ट्रांसलेटर में ट्रांसलेट करते हैं तो हमारे सामने एक बग आता है, ठीक है? एक तरह की एरर आती है, ठीक है? ये होता क्या है? इट कॉजेज अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स इन अ प्रोग्राम। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जब आते हैं प्रोग्राम में, दैट इज कॉल्ड बग। जब भी कोई आपसे पूछे एरर क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कंप्यूटर सिस्टम में, अगर हम लोग कंप्यूटर्स की बात करें तो कंप्यूटर में आपका वो बग कहलाता है। दैट इज कॉल्ड बग। प्रोग्राम लिखते वक्त भी बग आ सकता है, ठीक है? तो कई तरह के बग्स हमारे होते हैं इसमें, जिसमें हमारे बेसिक दो टाइप के एरर्स की हम लोग बात करते हैं। एक आपका होता है सिंटैक्स एरर और एक आपका होता है लॉजिकल एरर। एक आपका कंपाइल टाइम में रन होता है और एक आपका रन टाइम में होता है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर दूं। सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स शब्द अगर आपको कुछ कुछ ध्यान आ रहा हो तो भाई, सिंटैक्स में मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, मतलब रूल्स और रेगुलेशंस के द्वारा जब भी हम कोई प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वही वो जो रूल्स और रेगुलेशंस के थ्रू जो हम लोग प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो पर्टिकुलर टर्म, वही चीज हमारी कहलाती है क्या? सिंटैक्स। मतलब कहने का ये है, किसी भी प्रोग्राम को अगर हमें लिखना है तो हमें उसका सिंटैक्स पता होना बहुत जरूरी है, मतलब उसके रूल्स और रेगुलेशंस का जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसका एग्जांपल, फॉर एन एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। जैसे अगर मान लो मैंने लिखा इंटीजर a, b, आप लोग बार बार यही सोच रहे हो कि सर बार बार यही लिखे दे रहे हैं। ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा आसान हो जाता है आप लोग को समझाना। कुछ लोग हो सकता है समझ पा रहे हो मेरी बात, कुछ लोग हो सकता है ये भी ना समझ पा रहे हो कि इंटीजर a, b का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है? तो जो लोग समझ पा रहे हैं, सो फार सो गुड है। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनको मैं बता दूं, न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए हम लोग इंटीजर नाम के डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम्स में, ठीक है? अब इसमें भी अलग अलग तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने INT लिखा हुआ है, ठीक है? अब सुनिएगा, यहां पर अगर मान लो एक रूल ये है कि जब आपने INT a, b लिखा, आपको लाइन टर्मिनेट करने के लिए आगे सेमी कोलन लगाना कंपलसरी है। आप भूल गए, ये सेमी कोलन आपने नहीं लगाया, तो जब ये प्रोग्राम रन करेगा तो उस टाइम पे, कंपाइलेशन के टाइम पे एक एरर आएगी। उस एरर में वो ये बताएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है जब आपने प्रोग्राम को रन कराया या एग्जीक्यूट कराया। जैसे ही रन कराओगे, एग्जीक्यूट कराओगे, एक तरह की वो एरर दे देगा, भैया इस लाइन में कुछ एरर है, लाइन नंबर 3 में कुछ ना कुछ एरर है। अब जब आप वहां पर जाओगे, देखोगे, तो देखोगे आपकी प्रोग्राम लाइन आपने टर्मिनेट ही नहीं की थी। ये मैं एक फॉरेन एग्जांपल बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टर्मिनेट करनी पड़ती है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। मान लो फॉरेन एग्जांपल अगर करनी पड़ी, एक सिंटैक्स ऐसा हुआ जहां पर हमें ये रूल फॉलो करना पड़ा, ये कंपलसरी रूल है कि हमें टर्मिनेट करनी है लाइन, तो वहां पर हमारा जो एरर होगा वो एरर क्या हो जाएगा? सिंटैक्स एरर। यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस जहां फॉलो नहीं हो पाएंगे वहां पर हमारा कौन सा एरर आ जाएगा? सिंटैक्स एरर। और ये आपका रिजल्ट दिखने से पहले ही एरर आएगी, रिजल्ट नहीं आ पाएगा, रिजल्ट से पहले ही आपकी एरर आ जाएगी। मतलब रिजल्ट आपको दिखेगा ही नहीं, उससे पहले ही आपकी एरर आएगी और वो आपको दिखा देगा ये इस लाइन में ये एरर है, तो इसको रिजॉल्व कर लो। तो जब आप उसको रिजॉल्व कर लोगे तब आपका प्रोग्राम प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट होगा और आपका प्रोग्राम रन टाइम में पहुंचेगा, ठीक है? जब वो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा और रन टाइम में पहुंचेगा, यानी आपको जब रिजल्ट दिख जाएगा, तब आपको समझ में, तब अगर कोई एरर आती है तो वो नॉर्मली जो एरर होती है वो एरर होती है आपकी लॉजिकल एरर।
अब जैसे मैं फॉर एन एग्जाम्पल आपको बताऊं, रन टाइम में एरर होती कैसी होती है, जैसे अगर मान लिया आपने लिखा 2+2, ये आपने प्रोग्राम लिखा, आंसर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, लेकिन वहां पर आंसर आ रहा है 0। अब यहां पर हुआ क्या है, यहां पर हुआ यह है कि जिस टाइम पे आपने लॉजिक लगा रहे थे प्लस का, आपके हाथों या तो गलती से या फिर आप लॉजिक समझ नहीं पाए और आपने वहां पर क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, जिसकी वजह से जो रिजल्ट आपको मिलना चाहिए 4, वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। रिजल्ट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, क्योंकि यहां पर आपने एक लॉजिकल गलती कर दी है, लॉजिकल एरर कर दी है जगह पे। और ये आपको तभी पता चल पाएगा जब आप प्रोग्राम को पूरी तरह से एग्जीक्यूट करा लोगे और रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, तब आपके सामने इस तरह की एरर आती है। लॉजिकल एरर को ही हम लोग रन टाइम एरर भी कहते हैं। और सिंटैक्स एरर क्या होता है, मैंने आपको बताया, रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर प्रॉपर वे में फॉलो होंगे तो आपकी किसी तरह की कोई भी कंपाइलेशन टाइम पे एरर नहीं आती, लेकिन अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं होंगे तो उस जगह पे कंपाइल टाइम पे एरर आपकी आती है, और वही एरर आपकी सिंटैक्स एरर कहलाती है। लॉजिकल एरर लॉजिक के बिहाफ पे आपकी आती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, रिजल्ट देखने के बाद ही आप ये एरर पता लगा सकते हो, ठीक है। बट ऑब्वियस ही बात है, रिजल्ट आएगा तभी आप समझ पाओगे लॉजिक कहां गड़बड़ हुआ है, ठीक। तो फ्रेंड्स, ये आपका बग और टाइप ऑफ एरर्स होती हैं, सिंटैक्स एरर एंड लॉजिकल एरर। तो फ्रेंड्स, हमारे बग होता है, बग क्या होता है, एक एरर होती है, टाइप ऑफ एरर सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर होता है, वो क्या होता है ये मैंने एक्सप्लेन किया ही। अब भाई इस बग को अगर हमें रिजॉल्व करना है या फाइंड करना है, इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिजॉल्विंग बग्स विद इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स। यानी फाइंड करना, ठीक है, और रिजॉल्व करना उस बग को, ये काम होता है डिबग का। डिबग का काम क्या होता है, फाइंड करना, ढूंढना बग को, और उसे रिजॉल्व करना भी इसका काम होता है, किसका, डिबगिंग प्रोसेस का। तो डिबगिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसका काम है बेसिकली बग्स को फाइंड करके रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है, फाइंडिंग एंड रिजॉल्विंग बग्स विद इन द कंप्यूटर प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग एमसीक्यूज की बात करते हैं, तो भाई अब तेजी से हम लोग एमसीक्यू की तरफ बढ़ेंगे और उन क्वेश्चंस पे डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। तो भाई ये है आपके सामने एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। हल हुआ है भाई ये तो क्वेश्चन, यार ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते हैं सबसे पहली लैंग्वेज हमारी कौन सी थी, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज की बात की गई है, तो भाई फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज हमारी कौन सी थी, दैट इज योर मशीन लेवल लैंग्वेज। तो इसमें मुझे नहीं लगता कुछ डिस्कशन का मोटिव, यानी डिस्कशन कुछ करने की जरूरत भी है, ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट, अब आया डैश आर यूज टू कन्वर्ट द निमोनिक कोड्स इनटू मशीन कोड। अच्छा भाई, निमोनिक कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो भैया ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, 3 तरह के ट्रांसलेटर होते हैं, एक असेंबलर होता है, एक इंटरप्रेटर होता है, एक कंपाइलर होता है। और बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो निमोनिक कोड्स जो होते हैं वो असल में असेंबली लेवल लैंग्वेज होते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, असेंबलर ही आंसर होगा, क्योंकि असेंबलर ही निमोनिक कोड्स को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये मैंने पहले भी आप लोगों से बोला था, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। C++ एंड जावा आर द एग्जांपल्स ऑफ, C++ जावा डैश के उदाहरण हैं, मतलब किसके उदाहरण हैं, प्रोसीजरल हो नहीं सकता, नॉन प्रोसीजरल हो नहीं सकता, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग हो नहीं सकती। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा आपका, दैट इज योर OOP, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, दैट इज योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा भाई, कंप्यूटर की हिस्ट्री में, कंप्यूटर के इतिहास में पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन था, ठीक है, यहां पे नाम हो सकता है आप लोग जानते हो। तो यहां पर एक लेडी थी, उनका नाम था लेडी अडा। तो अब आप लोग समझ सकते होंगे कि उनका नाम क्या था, उनका नाम था आपका अडा लवलेस। अडा लवलेस पहली मतलब कंप्यूटर के इतिहास में पहली प्रोग्रामर थी, दैट इज योर अडा लवलेस, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं और बात करना शुरू करते हैं अडा लवलेस के बाद। तो भाई अब नेक्स्ट आपके सामने आता है क्वेश्चन, दिस वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सी मशीन स्वतंत्र भाषा है। मशीनी स्वतंत्र भाषा कौन सी है भाई, देखो अगर हम लोग जाने तो भाई हमारी लैंग्वेजेस बेसिकली 2 टाइप की होती हैं, मैं रिवीजन करा दे रहा हूं आप लोग का।
कौन कौन सी होती है? एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज के दो पार्ट होते हैं, एक होता है मशीन लेवल लैंग्वेज और एक होता है आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज। ठीक है, मशीन और असेंबली दोनों ही मशीन डिपेंडेंट होती है। मशीन इंडिपेंडेंट हमारी एकमात्र एक ही लैंग्वेज थी जो कि थर्ड जनरेशन में आई, जिसका इस्तेमाल हम लोग आज तक कर रहे हैं। नो डाउट वो हमारी कौन सी लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ सर्टेन चीजें मैंने आप लोगों से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानकारी की। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, जैसे मैं आप लोगों से पहले भी कहता आया हूं कि अगर किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी आप लोग के जहन में आ रही है, कोई आप लोग के दिमाग में हो, तो आप लोग हेमंत महिंद्राज नाम के टेलीग्राम ग्रुप में से जुड़ सकते हो और उस पर आप लोग डिस्कशन आगे कंटिन्यू कर सकते हो मेरे से। ठीक है, किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी अगर आपके दिमाग में आ रही है, जहन में आ रही है, किसी तरह की कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में आ रही है तो ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने भी आपको बताया, ये आपका होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दीज ऑल आर द कॉन्सेप्ट एंड द एग्जांपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कुछ सर्टेन कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आप लोग को बताए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए अब यहीं पे रोकते हैं हम लोग, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग आगे और कंटिन्यू करेंगे और आपसे बात करना स्टार्ट करेंगे। सॉफ्टवेयर का जो लगभग पोर्शन है वो अब आप लोग का कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो हम लोग पोर्शन डिस्कस करेंगे वो डिस्कशन अब या तो इंटरनेट या नेटवर्किंग के वीडियो से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।